बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जो है इस वक्त नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड कराची में खेला जा रहा है, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई आज के मैच में। एहसानुल्लाह टीम से ड्रॉप कर दिए गए, उनके साथ साथ पाकिस्तान जो इस वक्त इन फॉर्म बॉलर अगर कहा जाए हारूस रऊफ, वो भी जो है अनफिट है तो नहीं, लेकिन टीम से ड्रॉप होते हुए ज़रूर दिखाई दिया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसामा मीर, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन अब तक आज के मैच में भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। शहनशाह आफरीदी टीम में वापसी हुई है। शहनशाह आफरीदी के वसीम जूनियर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एक बेहतरीन वनडे के जो है ऑलराउंडर साबित होते हुए दिखाई देंगे, वो आज टीम का हिस्सा है। और उसके साथ साथ शादाब खान टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। जिस तरह मैंने कहा कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी, तो इस वक्त मैच में 36वें ओवर जारी है और 184 रन स्कोर हो चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर बात करें हम खासकर इस 183-84 रन की, तो इसमें इमामुल हक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं। 100 जहां पर उन्होंने टीम के लिए 183 रन स्कोर किया, तो वहां इमामुल हक जो है 84 रन पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज के मैच के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलफराज अहमद खान साहब, जो अगर बात कर लें तो कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उनसे क्रिकेट के हवाले से भी बात करें। माजी में बेहतरीन क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट को बड़ा फोकस करते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट भी क्रिकेट के ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप हमेशा देखते होंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं मैचेस के हवाले से, तो उनसे भी आज के मैचेस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो कारकर्दगी पाकिस्तान की बैटिंग में जारी है उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले गुलफराज अहमद खान साहब से आ जाते हैं। गुलफराज भाई, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी इनिंग का आगाज़ किया है, 184 रन है, 36 ओवर हो चुके हैं, और जिस तरह इमामुल हक बैटिंग कर रहे हैं, समझते हैं कि एक अच्छा टोटल सेट करने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि माजी में जो भी टीम है ज़्यादा टॉस हारी है और उसके बाद हारने के बाद वो चेस करने गई है, वो टीम कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसके बरक्स आज न्यूजीलैंड ने एक फैसला किया कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो उन्होंने पिच देखी उस हिसाब से उन्होंने फ़ैसला किया है, और अब डिपेंड करता है मैच इस बात पे कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त 6ठे नंबर पे आए हैं रिजवान, और उनको लाया गया 6ठे नंबर पर, जबकि वो ओपनिंग भी करते रहे हैं और कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी रही है। अब ये पार्टनरशिप अगर अच्छी लगती है इमामुल हक और रिजवान की, और अच्छा टोटल करते हैं, तो फिर पाकिस्तान का चांस बनता है कि वो अपने टोटल अच्छा बनाने के बाद बॉलिंग के अंदर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। और आपको पता है कई चेंज की गई हैं, जिसमें वसीम जूनियर शामिल हुए, शादाब खान को ले लिया गया। तो अब इस मैच के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी इस वक्त लीड है और आज के मैच की बड़ी अहमियत है, तो मैं समझता हूँ कि जो जैसे इस वक्त परफॉर्मेंस है टीम की और इस वक्त खेल जारी है, तो अच्छा अगर टोटल कर दिया इन्होंने तो ग्रिप रहेगी मैच में। और अगर खुदा न खास्ता हमारी ये कोलैप्स कर गई जो आगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और टेल एंडर हैं, तो फिर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगा और उसका एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिलेगा। गुलफराज साहब, अगर हम टेलेंडर्स की आप बात कर रहे हैं, तो टेलेंडर्स हमारे पास अब सिर्फ अगर देखा जाए तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। शहनशाह आफरीदी भी अच्छा बल्ला चार्ज करते दिखाई देते हैं, मुस्तकबिल में भी उन्होंने तो चांस भी लिया था, आपने PSL में देखा था, और उन्होंने रिज़ल्ट भी दिया था, और कई मैचेस में भी पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा कि वसीम अकरम होते थे, कई हमारे बॉलर्स थे कि जिनका के ऊपर फोकस किया जाता था और डिपेंड करते थे कि जी ये अगर टोटल कम है और आखिर तक यानी पूरे ओवर खेल लें तो फिर रन बढ़ जाते थे। तो आज भी यही इम्कान है कि ज़ाहिर है कि ये जो वसीम जूनियर हैं वो भी
बैटिंग कर लेते हैं मोहम्मद अच्छी। नवाज बैटिंग हाँ, करते हैं, मोहम्मद शादाब नवाज, खान बैटिंग शादिक करते खान। तो हैं। अभी अब हमारी बैटिंग लाइन जो है, ये जो टीम का सेटअप है उसमें बैटिंग लाइन लंबी है, और अगर हमारी टीम इंशाल्लाह पूरे ओवर खेलती है और थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाता है और लगता है प्रेशर उन 300 पे प्लस जाता रन है स्कोर कर तो लेंगे हम। कर सकता है, कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रेशर बॉलर्स पे आ जाए, क्योंकि अभी तक तो मतलब ये कि मैच इवन चल रहा है, बराबर बराबर की सूरत हाल है, लेकिन अगर हमारी बैटिंग लाइन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है तो उनके बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो ये आगे भी रन ज़्यादा भी बना ज़्यादा सकते रन हैं। बन सकते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बड़ा ज़बरदस्त आप तज्जिया करते हैं। पिछले चंद मैचेस में आपने जिस तरह तज्जिया किया वो हमने देखा कि सामने नज़र आ रहा था। आज के मैच में दोनों टीमों ने 3-3 चेंजेस किए हैं। आपको ऐसा लगता है कि एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की जानिब से 135, 140, 145, 150 की रफ्तार से दोनों ही तेज़ बॉलिंग किया करते हैं, लेकिन आज के मैच में गो के अगर हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होते, बड़ा अहम मैच है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो सीरीज अपने नाम कर लेगा, अगर हारता है तो फिर 2-1 हो जाएगा मैच पाकिस्तान के रिजल्ट के इस सीरीज के हवाले से। लेकिन जो तब्दीलियां हुई हैं उससे आप इत्तेफाक करते हैं कि सही तब्दीलियां हुई हैं आज के मैच में? नहीं शहजादे भाई, देखिए ये जो तब्दीलियाँ की हैं आपको पता है ये बिल्कुल गलत है। जो क्रिकेट समझता है, देखता है, खेलता है, उसे समझ में आता है। देखिए कराची की विकेट है और आपने अपने मैन फास्ट बॉलर जो हैं उनको आपने चेंज कर दिया। वसीम को लाए, चले सही समझ आ रहा है। आपने उसामा मीर बहुत अच्छी एक्सीलेंट बैटिंग पैराडाइज पे पिंडी में उसने आपको वो बॉलिंग करके दी, बहुत शानदार उसने बॉलिंग की। उसका रिजल्ट आपने ये किया कि जहां उसके चांस थे विकेट्स के, कराची में उसने आपने उठा के उसे चेंज कर दिया। आपने शादाब को इन कर दिया, नवाज को इन कर दिया, शाहीन को इन कर दिया। देखिए ये जो चेंजिंग तीनों है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ एहसानुल्लाह का भी बनता था, हारिस रऊफ का भी। हारिस रऊफ ने अब तक देखे 4-5 मैच, 3 मैचेस हो, तीसरा मैच है। पहले T20 में देखे वो 14-15 विकेटें लेकर आ रहा था, उसकी फॉर्म भी लगी हुई थी, ना ही वो अनफिट है, फिर भी आपने उसको रिप्लेस कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या कह रहे हैं, कैसे कम्बिनेशन बनाएंगे। और जिस तरीके से देखें ये विकेट है कराची की, हम इस पे यही बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है कराची की विकेट पे कमबैक करेगा। और जिस तरीके के आज उनके फास्ट बॉलर ने शुरू के जो स्पेल करवाए हैं, बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। ये 15 ओवर में सिर्फ 60 रन बने थे और एक फ़खर जमान भी आउट हो गया था। अभी देखें आपके 3 प्लेयर आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गया, फ़खर आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक ने आपने फिर चांस दिया, वो फिर आउट हो गया, उसने आपको कोई रिजल्ट नहीं दिया। आपको लगता है कि चौथे वनडे में अब्दुल्ला शफीक की जगह इफ्तिखार अहमद खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें जी, लग तो यही रहा है, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी और हमारे कप्तान जो सोचते हैं, आप उनकी सोच की तरफ नहीं जा सकते, उनकी अपनी सोच है। कोई पता नहीं है कि उनकी असद कोई अब्दुल्ला शफीक को ही खिला दें या चाचा इफ्तिखार को ले आएँ। ये जो है ना, ये चेंजिंग इनकी समझ में नहीं आ रही, किस तरीके से चेंजिंग करें। और अभी तक देखें 39-40 ओवर होने वाले, 5.5 से ऊपर आपकी एवरेज नहीं की। हत्ता कि सेट बैट्समैन इमामुल हक जो है वो बैटिंग कर रहा है। इमामुल हक के होते हुए कम से कम भाई 6 के रेट से तो जाए, लेकिन ये कि अब मैच आ गया रिजवान की फॉर्म पे। रिजवान की जो फॉर्म लगी, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो आप 300 प्लस कर जाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आपको पकड़ा हुआ है, मैच को पकड़ा हुआ है, अभी तक उनके हाथ से गया नहीं, क्योंकि अभी तक 6 को टच नहीं करने दिया आपको उसने एवरेज को। तो जिस तरीके से ओवर्स अभी मैन बॉलर्स के रहते हैं, मुझे लग रहा है कि वो कमबैक दोबारा जब अपने दूसरे स्पेल कराने आएंगे, अगर रिजवान इस मरहले पर आउट हो जाता है तो आपका 250 से 260-70 तक स्कोर जा सकता है। अब ये मैन ही जो है ना, रिजवान की बैटिंग जो है ना, ये फैसला करेगी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने जा रहे हैं, डिस्कस 300 की है प्लस करें, जावेद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुलफराज अहमद खान साहब, जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि इस टीम के अंदर अगर रिजवान की इंपॉर्टेंट विकेट इस मैच के लिए बड़ा अहम नज़र आ रहा है, क्योंकि रिजवान इनफॉर्म बैटर्स हैं। अगर बैटर्स की बात करें, बाबर आजम भी इनफॉर्म थे, उसके साथ साथ जो है दूसरे क्या नाम फ़खर जमान वो भी आउट हो चुके, बाबर आजम आउट हो चुके, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस मैच पे, तो जिस तरह इमामुल हक की इनिंग की बात हो रही थी, तो इमामुल हक 117 बॉलों पर जो है 90 रन बनाकर अब आउट हो चुके हैं। तो चौथी विकेट का नुकसान पाकिस्तान को उठा लिया है। जो अभी तो अब आप समझ रहे हैं जावेद कि भाई ने जो प्रेशर बात कही थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि यही पार्टनरशिप है, अगर ये परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन इमामुल हक की विकेट गिर गई है, अब यकीनन प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर और आ गया है। अब जो नए बैट्समैन हैं वो आकर
सेट होते हैं और उसके बाद कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा करें। लेकिन अब डिपेंड इसी पे कर रहा है शादाब खान और रिजवान के ऊपर। मेन तो यही दोनों पे है। वैसे तो बिल्कुल जावेद साहब से बात करते हैं, जिस तरह मिडिल ऑर्डर की बात हो रही थी तो सलमान अली आगा दूसरा मैच या मेरा ख्याल में दूसरी इनिंग आज है वो खेलने जा रहे हैं। अगर उनसे परफॉर्म नहीं होता तो जिस तरह मैंने जिक्र किया था अब्दुल्ला शफीक के हवाले से कि क्या उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, इफ्तिखार अहमद को टीम में लाया जाएगा, इसी तरह सलमान अली आगा के साथ भी है। पिछले एक इनिंग उन्हें ज़रूर चांस मिला लेकिन वो नाकाम नजर आए, दूसरे मैच में वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। क्या समझ रहे हैं कि अगर आज वो परफॉर्म करते हैं तो टीम का हिस्सा बनते हैं, आगे मुस्तकबिल में नजर आ रहे हैं? देखिए मोइन भाई, देखिए अब सलमान अली आगा पर आ गया है मैच, क्योंकि इमामुल हक जो है सेट बैट्समैन जो था वो 107 बॉल्स पे 90 रन्स करके वो आउट हो गया। अब देखिए रिजवान की तो फॉर्म लगी हुई है, अब आगा को प्रूफ करना है कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए उसे टीम में डाला है और निचले नंबर पर खिलाया जाता है, क्योंकि उन पर जब क्लैप्स करना है तो आपने ही मैच को जो है टीम को खड़ा करना है। अगर आज आप रिजवान का साथ देते हैं, स्कोर करते हैं तो स्कोर ऊपर जाएगा, नहीं तो आप जिस तरीके से न्यूजीलैंड के कप्तान और उनकी इंतजामिया ने कराची की विकेट को रेड किया है और टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दी है। नहीं तो आपको पता है कराची का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है वो कम मकसद मैच जीत पाई है। पहली बैटिंग वाली जो है वो तगड़े स्टैंड पे चली जाती है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान लैथम ने बहुत अच्छा फैसला किया है, जो टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग दी है और उसी के प्लान के मुताबिक जो उसके बॉलर्स हैं बॉल कर रहे हैं, फील्डर उसी तरीके से फील्ड कर रहे हैं। हमारे बैट्समैन को देखे, फखर जमान कंटिन्यूस 2 सेंचुरियां मकसद इसी सीरीज में मार कर आ रहे थे और तीसरी सेंचुरी भी होगी। लेकिन अगर वो आज इनिंग्स बिल्ड करते, लेकिन आज जो पहले ओवर चल रहे थे उनके फास्ट बॉलर्स के, तो फखर जमान के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, इमामुल हक के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बहुत लाइन और लेंथ पे और अपना टेम्परामेंट शो किया आज बॉलिंग में न्यूजीलैंड ने कि नहीं उन्होंने कम बैक करना है और आज ही उन्हें मकसद की विकेट मिली है। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, आपको पता समुद्री हवाएं भी चल रही थी, उसी टाइम बॉल स्विंग होना शुरू हो गई थी और हाइट से बॉल आ रही थी। ये जो चीजें हैं अब पाकिस्तान पे आ गई हैं। अब आगा सलमान और रिजवान की पार्टनरशिप डिसाइड करेगी कि आपका स्कोर 300 प्लस होता है या नहीं होता। आया के पीछे आपके पास बैटिंग पड़ी है, शादाब खान भी है, आपके पास मोहम्मद नवाज भी है, वसीम जूनियर भी अच्छी शॉटें खेल लेता है, बैटिंग आपके पास है। लेकिन अब आपको अपना टेम्परामेंट और टेक्निक शो करनी है वो विकेट के ऊपर। बिल्कुल टेम्परामेंट और जो है टेक्निक शो करनी है अब विकेट के ऊपर है। गुलफराज साहब जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब शायद दोनों बैटर्स पर जो है प्रेशर आ गया है, रिजवान और सलमान अली आगा पे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो क्योंकि प्रेशर कम बर्दाश्त कर पाता है, ऐसी सूरत हाल पे ऐसा लगता है आपको कि प्रेशर हैंडल कर लेंगे रिजवान और सलमान अली आगा? देखिए बात वही है ना कि अब सूरत हाल आपके सामने है और इस वक्त अगर ये पार्टनरशिप लगती है तो फिर कुछ बेहतरी की तरफ मामला आ जाएगा, वरना ज़्यादातर इम्कानात अब यही नज़र आ रहे हैं कि कमबैक करेगा न्यूजीलैंड और 2-1 हो जाएगा तो फिर वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वापस आ जाएं, सीरीज लेवल कर लें करके, तो फिर हो सकता है कि बराबर कर लें अगले मैच में। साहब आखिरी 2 वनडे जो नेशनल स्टेडियम में पिछले जो खेले गए थे इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के दरमियान, उसमें आखिरी 2 वनडे में जो है न्यूजीलैंड कामयाब हुई थी पाकिस्तान कराची के मैचेस में। देखें बात वही है ना कि कारकर्दगी की बुनियाद पर है। अब जो टीम मैनेजमेंट ने और सिलेक्शन कमेटी ने ये टीम खिलाई है और उसके बुनियाद पर ही आपके सामने सूरत हाल है कि न्यूजीलैंड ने एक फ़ैसला किया। अभी तक तो जो नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो चांस लिया और पाकिस्तान को बैटिंग कराई है, तो अभी तक तो वो अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने मैच को कंट्रोल किया हुआ है। अब हमारी बैटिंग लाइन क्या कारकर्दगी का 3-4 ओवर 5 ओवर आगे जो हैं उसमें कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी तो टारगेट अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल में आ जाएगी हमारे। अच्छा, क्या टारगेट एक दें? क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के बैटर्स ने जो है पिछले 2 मैचेस का अगर हम तज्जिया कर लें तो एक मैच में 288 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने, दूसरे वनडे में जो है 336 रन स्कोर किए। तो बैटिंग तो उनकी मजबूत है, मिचल्स अच्छे फॉर्म में है, लैथम ने लास्ट में वनडे में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। तो समझिए कि उनकी तो बैटिंग स्ट्रांग है, वो 300 रन भी स्कोर कर रहे हैं और 300 के करीब भी स्कोर करते दिखाई देगा। अगर पाकिस्तान 260-280 रन पर रुक जाता है तो वो शायद इजीली ले ले इस मैच को।
नहीं बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान उनके लिए उन्होंने तो अपना प्लान जो था उस पर कामयाब हो गए और उन्होंने आपको स्कोर नहीं करने दिया है अब तक, और आपकी विकेटें भी गिर गई हैं। लेकिन अब यहीं पर 5-6 ओवर जो आगे होने उसमें फ़ैसला होना है, और कारकर्दगी का हमारी टीम जो है क्या मुजाहरा करती है। अब जैसा कि सलमान को चांस दिया गया है, सलमान को परफॉर्म करें इस मैच में, और रिजवान दोनों अगर 5-6 ओवर जो आगे के हैं उसमें कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर थोड़े से हमारी जो पीछे भी प्लेयर्स आएंगे वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे अगर विकेट गिरती है। लेकिन अगर ये विकेट अर्ली गिर गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा और फिर ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के इसी पे ज़्यादा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने 2 इनिंग्स की बात की, पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की, और फिर पाकिस्तान ने उसको बासानी चेस तो किया, लेकिन न्यूजीलैंड बैटर अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अच्छा रन स्कोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए शायद ये प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करते हुए हमने बहुत कम देखा पाकिस्तानी बैटर्स को। तो यही सवाल है आपसे भी है कि क्या पाकिस्तान 260-280 रन पर अपनी इनिंग अख्ताम पजीर कर लेगा, या फिर ऐसा लगता है आपको कि 300 प्लस रन पे जाएंगे आप? मोइन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने तज्जिया पेश किया है। देखिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन है ना, देखिए उसने दोनों दफ़ा आपको जो है 200 प्लस 300 प्लस स्कोर दिया है। उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए 336 रन भी दिए हैं, 290 रन का भी टारगेट आपको दिया है। तो रन्स देखें 70-80 रन मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से उनके ओपनर लैथम और मिडल में आकर मिचेल, बिल्कुल जैसा आपकी बात कर रहा हूँ, रिजवान ने छक्का लगाया है इस वक्त और 205 रन पाकिस्तान के हो गए हैं, यानी कि 200 रन हमने कर लिए और रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त शॉट खेला, अभी छक्का लगाया और 200 प्लस रन अब हो चुके हैं। तो अब रिजवान भी, क्योंकि उनको आईसेट बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे रिजवान के हवाले से? क्योंकि आपकी बात को मैंने थोड़ी सी कट कर दिया था। वो असल मसला वही शहजाद भाई, रिजवान के बारे में तो हमने कल भी बात, परसों भी बात की थी और आज भी यही है, क्योंकि अब जो मैच है वो रिजवान पे चला गया है। सलमान अली आगा को चाहिए सिर्फ अगर ये रिजवान का साथ ही देता है, जो आखिरी के 10 ओवर्स है वो अगर ये अवेल सही तरीके से कर लेते हैं तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग जाएगा, तकरीबन 300 के करीब चला जाएगा। आखिरी 10 ओवर में 100 रन बनाना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपके पास विकेटें पीछे बैटिंग है। लेकिन बात वही है कि ये अगर आप 300 रन नहीं बनाते तो न्यूजीलैंड के पास इतनी स्ट्रेंथ है बैटिंग में, उनकी इतनी डीप बैटिंग लाइन है, नेशम तक है कि वो आराम से चेस कर लेंगे। और न्यूजीलैंड के कप्तान ने जो आज प्लान लेकर आए थे ग्राउंड में टॉस जीतने के बाद, तो उस पर जिस तरीके से उनके बॉलर और फील्डिंग ने साथ दिया है, मैच उनकी मंशा के मुताबिक चल रहा है। अगर रिजवान ने 6 भी मार दिया या आगा भी 6 मार देगा तो मकसद उसने संभाला हुआ मैच, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। जैसे फ्लो में रन्स लगते हैं वो रन्स अभी लगना शुरू नहीं हुए, ये नजर आ रहा है, क्योंकि अभी उनके मैन बॉलर्स के ओवर्स भी बाकी हैं। लेकिन अभी जो पावर प्ले के 5 ओवर रहते हैं उसमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते पाकिस्तानी बैटर। अगर इन्होंने सही यूटिलाइज कर लिया तो हमारा पल्ला भारी हो जाएगा, हम 300 प्लस पे चले जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कर लिया तो हम वही 260-70 के अंदर ही रह जाएंगे। और न्यूजीलैंड, मुझे लग रहा, मैंने आपको पहली तारीख को भी कहा था कि यहाँ जो है कम बैक करेगा न्यूजीलैंड। और जिस तरीके से आपने बताया कि आखिरी जो पिछली सीरीज में 2 वनडे मैचेस थे वो कराची में ही हमें जो है डिफीट किया था न्यूजीलैंड ने, तो हो सकता है ये उसे दोहराए जिस तरीके से ये मैच जा रहा है। क्योंकि अभी तक उनके बॉलर से बांधा हुआ, आपको 6 का रेट टच नहीं करने दिया। आपके 3-4 जो ऊपर के वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स है वो आउट हो गए, उन्होंने 6 के अंदर ही रखा हुआ, बल्कि कई 5.5, कई 5.1 यहां रखा हुआ एवरेज। उस हिसाब से लेथम का जो माइंड सेट किया हुआ है उसी हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन जो है उनकी बैटिंग कर रहे हैं। गुलफराज अहमद साहब, हमने देखा कि विकेट पे थोड़ी सी शायद बाउंस नहीं है, बॉल बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो ऐसी विकेटों पे, क्योंकि खुद आप बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं क्रिकेट के भी, वाबस्ता आप हॉकी से ज़रूर हैं लेकिन क्रिकेट की बड़ी मालूमात आप रखते हैं। ये आपकी इत्तला के लिए बताता चलूँ कि मैं 1.5 साल कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की इंटीरियम कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, KCCA का। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे लगाया था, तो ये इजाफी आपकी नॉलेज कर दूं मैं, यानी तो क्रिकेट से वाबस्तगी पुरानी है तो इसका मतलब बहुत गहरी नजर होगी आपकी। तो बात यह है कि ये जो जावेद भाई बात कर रहे हैं कि जो उनका प्लान था, अब देखें ना अभी तक पाकिस्तान जो है वो 5 के एवरेज से ही खेल रहा है, जबकि यहाँ पर इस वक्त बोर्ड पे जिस तरीके से रन लगने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं अभी तक। और अब
यही जो पावर प्ले के 5 ओवर्स हैं, इसमें अगर ये कारकर्दगी का मुजाहरा कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान कम बैक कर सकता है इस मैच में। लेकिन यही अगर 5 ओवर अच्छी इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया और वही 5 के ऊपर एवरेज से खेलते रहे, 5-1 5-2 के, तो फिर मुश्किल हो जाएगा और फिर ये मैच मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किल। इसी पे थोड़ी सी और मजीद भी बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगभग 5 ओवर जो हमारे पावर प्ले के उनके पास है, वो अगर हम फ़ायदा उठा लेते हैं तो उससे कुछ रन बेहतर हो जाएंगे। अगर पिछले 2 वनडे मैचेस की बात करें तो पावर प्ले का फ़ायदा शायद न्यूजीलैंड भी स्कोर पे उठा नहीं पाई। जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था लास्ट दोनों वनडे के अंदर, लेकिन यही सेम सिचुएशन न्यूजीलैंड के साथ भी रहती रही कि 200 प्लस, 180, 190, 200 के करीब 35-40 ओवर्स के अंदर घूमते रहे। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, लेकिन पिछले मैच में जो है 336 रन स्कोर हो गए थे, वहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ी सी कुट लगती ज़रूर दिखाई दी थी। लेकिन अगर पाकिस्तानी बैटर्स 300, 350 रन के करीब अगर चले जाते हैं तो पाकिस्तान सीरीज शायद अपने नाम करता दिखाई दे इसमें। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि शाहिनशाह आफरीदी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बॉलिंग में, क्योंकि अगर शाहिनशाह आफरीदी शुरू में अच्छी बॉल कर लेते हैं, जो उनका पहला स्पेल होता है, अगर उसमें विकेट देने में पाकिस्तानी टीम को कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान कम बैक कर लेता है और दूसरी टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो समझ जाए शाहिनशाह आफरीदी का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शुरू के स्पेल में। देखिए, बात यह है कि जो स्कोर होगा बोर्ड पे, उस हिसाब से बॉलर्स ने स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जो बात आप कह रहे हैं कि शाहिनशाह आफरीदी तो मेन हमारे बॉलर ही इस वक्त ये बॉलर्स खेल रहे हैं, उसमें उनका को जो नई गेंद लेते हैं वो तो अमूमन ये है कि उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। और आज भी अगर उसी कारकर्दगी का इस विकेट पे मुजाहरा किया उन्होंने तो फिर चाहे बोर्ड पर रन कुछ भी हो, पाकिस्तान की ग्रिप मैच पे रहेगी। लेकिन अगर शुरू के ओवर्स में उनके ओपनर्स कोई बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स पे आएगा, पाकिस्तानी टीम पे आएगा और फिर मैच मुश्किल होता चला जाएगा। मैच मुश्किल होता चला जाएगा। गुलफराज अहमद खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल अगर करने में कामयाब हो जाता है बोर्ड पर तो यकीनन शाहिनशाह आफरीदी का जो शुरू का स्पेल होता है, अगर उसमें वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन दूसरी टीम पर भी प्रेशर होगा। शायद उस प्रेशर से न्यूजीलैंड टीम निकल ना पाए और फिर पाकिस्तान को इस सीरीज़ जीतने में जो है आसानी होती दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह बात हो रही थी वक्फे से पहले क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैचेस के हवाले से जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में कराची में जारी है, जहां पर पाकिस्तान ने अब तक जो है 216 रन बना लिए हैं और इसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं पाकिस्तान के। और जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो जहाँ पर क्रिकेट का मेला कराची में सजा, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि ताजिर बिरादरी की जानिब से भी क्रिकेट इवेंट का इनिकाद इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड गुलशन इकबाल पर किया गया, जहां पर 4 टीमों ने ताजिर बिरादरी की शिरकत की और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। ऑल आयरन स्टील स्पोर्ट्स की जानिब से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनिकाद इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया, जिसमें 4 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का टाइटल ARH सुल्तान के नाम रहा। अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर। इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड गुलशन इकबाल पर खेले गए टूर्नामेंट में ताजिर बिरादरी की 4 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर ताजिर बिरादरी से वाबस्ता कई शख्सियात ने शिरकत की। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल ARH सुल्तान ने हासिल किया। इस मौके पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अम्माद पूनावाला का कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद ताजिर बिरादरी के अंदर सेहतमंदाना मौके फराहम करना है। सर, मकसद सिर्फ इसका ये है कि हमाद साहब का ये विज़न है कि ताजिर सेहतमंद ताजिर होगा, तो और ये इसी एक्टिविटीज़ से होता है, तो उनका जो है वो आप ये कह लें कि जैसे जो टेम्परमेंट होता है वो अच्छा बनता है, स्टेमिना अच्छा बनता है। और इसके बाद ये कि बिज़नेस में जो है वो उसकी पॉजिटिव आपको अप्रोच नज़र आती है।
इस मौके पर चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी आरिफ करीम का कहना था कि बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में ऐसे इवेंट का इनेकाद करेंगे। आखिर में टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। बिल्कुल आपने पैकेज देखा। अब थोड़ी सी बात है, गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो हॉकी के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। क्रिकेट पे हमने काफ़ी बातें की, मज़ीद हॉकी के बाद जो है हम क्रिकेट पे भी मज़ीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से। गुलफराज अहमद खान साहब से बात कर लेते हैं। गुलफराज साहब क्या कहेंगे, इस वक्त लाहौर में जूनियर कैंप है जारी है, टीम ने 18 मई को जाना है, कैसे 20 तारीख को 20 तारीख को जाना है, कैसा देख रहे हैं इस कैंप को आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो कोशिश यही कर रही है कि किसी तरीके से कम बैक कर लें हम और क्वालिफाई करें। ये एशियन गेम्स होंगे तो जूनियर, अगर इसके अंदर हम क्वालिफाई करते हैं जूनियर वर्ल्ड कप के लिए तो फिर हमारा वापसी का इम्कान बन जाता है, क्योंकि अभी तक तो क्वालिफाइंग राउंड हम खेलते हैं और उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ना ओलंपिक हम खेल रहे हैं ना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो अभी जो है बड़ी मेहनत की है, आपने देखा है कि सारी मैनेजमेंट तब्दील कर दी है, अदनान ज़ाकिर को बुला लिया है वहाँ से, लंदन से, और ज़्यादातर जो यंग हमारे कोचेज़ हैं, आसिफ हैं और ज़ीशान हैं और दूसरे लोग हैं, इनको लगाया है। तो अब और इसमें सिलेक्शन के अंदर जो कैंप लगा था उसके अंदर भी फिज़िकल फ़िटनेस पे पूरा फोकस किया गया, और जो भी फ़िटनेस लेवल पे लड़के नहीं थे, जब शॉर्ट लिस्ट की गई तो उनको इससे कतई नज़र कि वो किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे। तो कोशिश तो ये की जा रही है कि इस कैंप में जो है बेहतरीन ट्रेनिंग उनकी हो, फ़िज़िकल फ़िटनेस 100% उनकी हो, फिटनेस लेवल। तो अगर जिस तरीके से मेहनत की गई है और जिस तरीके से काम किया गया है, और आपको पता है कि हैदर हुसैन जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं पर्सनली, वो उन सेक्रेटरीज़ की तरह नहीं कि जी वो कैंप में आके, वो तो मुस्तकिल आपने देखा कि जो पिछला कैंप लगा था हैदर हुसैन खुद लाहौर में मौजूद रहे और ख़ुद मॉनिटर करते रहे, और अभी भी वो लाहौर में ही हैं, इस वक्त कैंप चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम बेहतरीन रिज़ल्ट का मुज़ाहरा करेगी, और कोशिश यही होनी चाहिए कि इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आपको पता है कि काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे पिछले अरसे में, दिल्ली का लेकिन ये एक फेडरेशन जो एक अच्छा काम ज़रूर कर रही है गुलफराज अहमद साहब, क्योंकि हॉकी को परवान चढ़ाने में बड़ा अमल दखल है इनका, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर इवेंट कराए जा रहे हैं, शायद पिछली जो फेडरेशन थी वो इस पर ज़्यादा दिलचस्पी लेती नज़र नहीं आती, जिससे आपने खुद कहा कि अब खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, गो कि थोड़ी सी फिटनेस प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन प्लेयर अच्छे निकल कर आ जाएंगे जूनियर सतह से। पिछले एक साल से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आर्मी चीफ टूर्नामेंट हुआ उसमें, फिर अभी कोयटा में जूनियर के मैचेस जो हुए अंडर 21 के, चीफ मिनिस्टर कप हुआ, तो उसमें आइडेंटिफाई हुए लड़के, और सिलेक्शन कमेटी, आपको पता है कि कलीमुल्लाह साहब इस वक्त चेयरमैन हैं और नासिर अली हैं और दीगर जो उसमें लईक लाशारी भी हैं कराची के सिलेक्टर, ये सारे सिलेक्शन कमेटी जो है वो हर जगह जाती रही, और उन्होंने कोशिश की कि मतलब जो तरीक़ाकार होना चाहिए कि लड़कों की कारकर्दगी मैचेस में देखकर, और उसके बाद फिर ट्रायल मुनक्किद किए और कैंप लगाया, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए लड़के। अब जो लड़के इस वक्त कैंप में मौजूद हैं उसमें से टीम बननी है और जानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले एक साल 1.5 साल से तवातर से एक्टिविटीज़ जारी हैं, क्योंकि आपको मैं कहता हूँ ना कि पहले तो एक ज़माना ये था कि पाकिस्तान में जब चैनल एक चलता था जियो सुपर, और उस पर टिकर चल रहा होता था, तो हॉकी का जब आता था तो वो ब्लैंक ही रहता था कई साल तक, लेकिन अब तवातर से एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन एक्टिविटीज़ का यकीनन एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, एडवांटेज मिलेगा। फिर अब नेशनल गेम्स होने वाले हैं कोयटा में, उसके लिए भी सिंध की टीम के ट्रायल्स है KHA ग्राउंड पर जारी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो तो टीमें दोनों बन गई हैं गर्ल्स की, और ट्रायल्स वगैरह हुए और उसमें शॉर्ट लिस्ट किया, फिर कैंप भी लगा हुआ है, अभी भी प्रैक्टिस हो रही है कराची में, 2 जगह हो रही है, एक यहाँ और वहाँ इंटीरियर में। तो बहरहाल अब एक पूल तो बनता जा रहा है नेशनल गेम्स जो होंगे, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। अभी जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि हम प्लान हमारा कभी भी ठीक नहीं होता। कभी आपने देखा सिंध गेम्स होते हैं तो जून जुलाई में, मई जून में,
तो इसको जो है चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है कि ताकि बच्चों को बेहतरीन माहौल मिले और बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ। अभी तो काफ़ी खबरें आ रही हैं कि जी होंगे भी या नहीं होंगे, फंड्स के मामलात हैं, तो अभी पैसे नहीं मिले, तो ये नहीं मिले। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है जिसका एक इमेज बाहर जाता है कि हम जो हैं और फिर नेशनल गेम जैसी कौम हैं, और तो हमारी जो इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए ना, वो बेहतरीन तरीके से होने चाहिए, बच्चों को बेहतरीन सहूलतें मिलें, बेहतरीन किट हो उनके पास। अब मतलब ये कि जो ख़बरें होती हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का ओहदेदार हूँ और चूँकि मेरा हॉकी से ताल्लुक़ है, तो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। मतलब ये कि मैं आपके चैनल पे ये बात बैठ के कह रहा हूँ कि जो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन है टीमों का, उनको पूरी तादाद उनकी होनी चाहिए। मतलब ये कि उनको कट लगाए दिए जाते हैं कि जी हॉकी की टीम भेजनी है तो जी 14 लड़के होंगे तो 2 ऑफिशियल होंगे। भाई ये कौन से नेशनल गेम्स हैं? आपकी 18 की टीम, 4 ऑफिशियल, 22, इसी तरीके से जितने गेम्स हैं उनमें कोई ऑफिशियल की तादाद ज़्यादा नहीं होनी। नहीं, देखिए ऑफिशियल्स जो हैं वो कोई जॉय ट्रिप तो होता नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया है। हमारा वो अलमिया अपनी जगह है, लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि कोचेस हो, वो जो है आपका जो है फिजिकल फिटनेस के लिए बंदा आपके साथ हो, और मतलब तमाम चीज़ें हो ना। मतलब ये अगर डॉक्टर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं टीम के साथ, अगर नहीं है तो फिर जाहिर है कि एक्टिविटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे तरीके से अगर इंशाल्लाह नेशनल गेम देखें अब साथ खैरियत के हो जाएं। सबसे पहला तो हमारा मसला ये होता है कि हम दुआ ये करते हैं कि हमारे मुल्क में कोशिश ये की जाती है, साजिशें बैरूनी इतनी हैं कि किसी तरीके से चीज़ों को रोका जाए। तो सबसे पहले तो दुआ ये है कि बलूचिस्तान में हो रहे हैं, जो हमारा एक सेंसिटिव सूबा है इस वक्त, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला तमाम एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं, तमाम लोग दुआ भी कर रहे हैं, और सब मिल के जुड़ के खड़े होंगे, एक कौम बन के खड़े होंगे, तो कोई चीज़ नाकामी की तरफ जा ही नहीं सकती। गुलफराज साहब, नेशनल गेम्स से कबल हमने देखा है कराची गेम्स से मुनक्किद हुए। कराची गेम्स को किस तरह आपने देखा? देखिए, कराची गेम्स पे के लिए भी मैंने ये कहा था उस वक्त, जब मुख्तलिफ चैनल्स ने इंटरव्यू किए, तो मैंने यही कहा था कि देखें, एक चीज़ नहीं होती है, जब कोई चीज़ होती है तो उसको मुतनाज़ा ज़्यादा बना दिया जाता है। तो हर काम को करने में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ होती हैं, तो उन खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और खूबियों को देखना चाहिए। कितने अरसे बाद ये एक्टिविटी हुई है इसमें कराची में, तो अब जिन लोगों ने गवर्नर साहब को और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को और उनके जितने डायरेक्टर साहिबान हैं, उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये हम जल्दी दोबारा कराएंगे। ये भी डॉक्टर सैफुर रहमान और गवर्नर साहब ने कहा है कि हम इसको साल के साल नहीं बल्कि साल से भी पहले हम दोबारा कराची गेम्स कराएंगे। तो एक्टिविटीज़ बच्चों को मिलेंगी, ग्राउंड की तरफ बच्चे आएंगे, पॉजिटिव माइंड होगा उनका, सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी, तो ये हमारी यूथ के लिए ज़रूरी है। तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, 100% क्रेडिट देना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, 233 रन स्कोर हो चुके हैं इस वक्त। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं, 44 ओवर मुकम्मल हो गए। रिजवान और सलमान अली आगा विकेट पे मौजूद हैं। एक अच्छा टोटल की तरफ शायद पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लम्हे पे अगर पाकिस्तान की कोई विकेट गिरती है तो क्या पाकिस्तान वही जो आपने जो टारगेट दिया है 300 प्लस रन का होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? हाँ शहजादे भाई, जिस तरीके से आगा की और रिजवान की पार्टनरशिप लग गई है, ये छोटी सी जो पार्टनरशिप है इसको बड़ा करने का टाइम आ गया, क्योंकि आखिरी 6 ओवर्स रह गए। आपको पता, आपने हिट पर जाना, बड़ी हिट पर जाना, और इसके बाद जो आपके पास बैट्समैन बचे वो हैं ही सारे बड़ी हिट वाले। शादाब हो गया, नवाज हो गया, वसीम हो गया। तो टारगेट तो अब लग रहा है कि अब जो 300 की तरफ हम गामजन हो चुके हैं, अगर इनकी पार्टनरशिप लग गई है तो अब 300 तरफ हमें जाना चाहिए। नहीं, अगर ये आउट हो जाते हैं इसी लम्हे में, जैसे अभी पावर प्ले ये आखिरी ओवर चल रहा है पावर प्ले का, इस ओवर के बाद जो आखिरी के 5 ओवर हैं वो किस तरीके से ये अवेल करते हैं, न्यूजीलैंड के फील्डर्स जो कैसी फील्डिंग करते हैं, बॉलर जो है कहाँ बॉल कराते हैं। क्योंकि थ्रू आउट जब से मैच शुरू हुआ है, जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर उन्होंने बहुत लाइन और लेंथ से और टेम्परामेंट के साथ जो है ना अपनी बॉल को यूज़ किया है और बैट्समैनों को परेशान किया है शुरू से। ओपनर भी परेशान थे, वन डाउन भी परेशान, मकसद बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी जिस तरीके से आज उन्होंने न्यूजीलैंड बॉलिंग की। लेकिन ये आखिरी के जो 5 ओवर हैं पावर के बाद, वो अगर सही अवेल कर लेते हैं, वही जो हम कह रहे हैं कि 300 प्लस स्कोर बन जाएगा। क्योंकि आगा में और रिजवान में वो सलाहियत है कि वो आपको एक बड़े टोटल की तरफ ले जाएं और अपने भी 50 मुकम्मल कर सकते हैं।
इनके पास अभी भी बहुत सारी बॉलें बाकी हैं, बहुत सारा टाइम बाकी है, लेकिन मकसद ये है कि अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें, तहम्मुल मजाजी से जो विकेट पर स्टे करें और रन्स बनाते रहें। कोई ऐसा रन्स ना लें जो रन आउट का बाइस बने, तरीके से लेकर चले और उम्मीद है कि अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अपने टारगेट तक पहुंचे। गुलफराज अहमद साहब, अच्छी पार्टनरशिप दोनों की लग गई है और जिस तरह दोनों सेट होकर बैटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ शॉट्स भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान देने में कामयाब हो जाएगा। यकीनन अब 239 रन तो हो चुके हैं और जो आगे 5 ओवर हैं उसमें थोड़ा सा ये तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे अगर ये जोड़ी खड़ी रहती है तो जो टारगेट है हम इंशाल्लाह 300 के करीब पहुंच जाएंगे और 300 रन बोर्ड पे होंगे तो बहरहाल न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। और हमारे पास बॉलिंग है, अटैक है बेहतर, तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर हो सकता है। गुलफराज अहमद साहब, बॉलिंग हमारी अच्छी चल रही है, बैटिंग हमारी अच्छी चल रही है, जो मिस क्लैप्स होता नज़र आ रहा है वो फील्डिंग में होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फील्डिंग से बहुत फ़र्क पड़ जाता है और जहाँ 4 रन होते हैं वहाँ 2 रन, जैसे कि अभी उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी रही है इस वक्त, न्यूजीलैंड ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ साथ फील्डर्स जो हैं उनको भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा कि अगर हमने ये तीसरा मैच आज का जीतना है और हम सीरीज़ जीत सकते हैं, कोई मौका है हमारे पास कि हम आज का मैच जीत के और सीरीज़, वरना न्यूजीलैंड वापस आएगी अगर मैच में कमबैक करेगी तो फिर दोबारा मुश्किलात हमारे लिए हो सकती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज के मैच में ही क्लीन स्वीप कर देना चाहिए पाकिस्तान को और 3-0 कर लेना चाहिए ताकि फिर 2 मैच आराम से खेलते रहें। बिल्कुल 2 मैच आराम से हम जीत सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैसला आया है अभी रन आउट का, जावेद साहब क्या कहेंगे? रिजवान को खुद समझ में नहीं आएगी क्या चीज़ हो गई है मेरे साथ है। तो अभी जब तक एम्पायर इसका फैसला नहीं देते इस वक्त तक शायद रिजवान आउट नहीं होंगे, तो अब से कुछ देर बाद शायद इसका फैसला सामने आता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक जिस तरह अब दोनों की बैटिंग चल रही है तो समझते हैं कि एक अच्छा, जिस तरह हम बार बार ये जिक्र करें कि एक अच्छा टोटल अगर सेट हो जाता है तो हमारी बॉलिंग पे थोड़ा प्रेशर कम होगा। फील्डर्स की बात में कर रहा था कि 2 मैचेस में हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, अगर हमारे फील्डर्स भी थोड़ी सी जो है आज जान मारते दिखाई दे दे, क्योंकि अगर 20 से 25 रन शायद हम फील्डिंग से भी बचा लेते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत काम की बात की आपने, पते की बात की। देखिए फील्डिंग असल होती है, फील्डिंग बॉलर्स ने तो अपनी बॉल करनी है, लेकिन उसको अगर फील्डर्स का जिस दिन अच्छा साथ मिलता है तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा जाता है। और अगर हम 300 की तरफ चले जाते हैं तो बॉलर्स के पास भी रन होंगे और वो बड़े दिल के साथ। आपकी बात में कह रहा हूँ, वो नॉट आउट का फैसला आया है, रिजवान विकेट पे मौजूद ही है, तो यकीन एक अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला है, मकसद रिजवान ने बचा ली अपनी विकेट, थोड़ा सा ही फर्क रह गया था क्योंकि अब इनकी पार्टनरशिप लग गई। अब इनको चाहिए 50-50 पे दोनों जाएं क्योंकि इनके पास ओवर्स बहुत हैं, इनके पास लंबी शाटें मारने का टाइम है। ये मैंने आपको पहले कहा है, गलत रनिंग ना करें। इस मरहले पे रन आउट होना समझो खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि आप मैच प्लेयर हैं और आप टच में आ गए हैं, 25-25 से ज़्यादा स्कोर कर लिया है, तो अब आप टीम का स्कोर जो 300 प्लस ले जा सकते हैं बड़े आराम के साथ। लेकिन यह है कि बीच में कोई ऐसा पैनिक ना करें, गलत रन्स ना लें, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो फील्डर हैं वो अपने बॉलर्स का भरपूर साथ दे रहे हैं बनिस्बत पाकिस्तानी फील्डर्स के। पाकिस्तानी फील्डिंग में कुछ लैप्स हैं, उस पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान आज का ये मैच जीत जाता है और सीरीज़ अपने नाम कर लेता है, लेकिन फिर ये फील्डिंग वाली और ये चेंजिंग वाली या ये बॉलिंग वाली ये चीजें फिर दब जाएंगी। आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जावेद साहब है आज के मैच में ये नजर आई हमें कि हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ रुख नहीं कर रहे। आज लगभग हमने, जब तक मैं स्टेडियम में मौजूद था, मैंने तकरीबन 30 ओवर्स के मैच देखे वहां पर, तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि 5000 के करीब जो स्टेडियम में लोग आए हुए थे। तो कराची वाले क्या महंगाई से तंग दिखाई देते हैं या अहमियत अब शायद क्रिकेट की 50 ओवर की खत्म होती दिखाई दे रही है? नहीं मोइन भाई, ये तो हम नहीं कह सके तो 50 ओवर्स की क्रिकेट की अहमियत ख़त्म हो गई है। अभी आपने पीछे पिंडी में देखे होंगे, 2 मैचेस देखे होंगे, किस तरीके से जौक तर जौक लोग आए और बिल्कुल स्टेडियम भरे हुए थे और फैमिलियाँ आ रही थी। ईद के दिनों में बच्चे आ रहे, बच्चियाँ आ रही, मेहंदियाँ लगी हुई, नए नए मलबूसात पहन कर आ रहे हैं। तो वहाँ असल मसला जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अपने जो मकामी लोग आते हैं मैच देखने, उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं, ना कि परेशान करने के लिए। आज जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो मुझे स्टेडियम में तमाशाइयों से ज़्यादा ये जो चीलें कराची में है ना, चीलें
ये ज़्यादा चीलें नज़र आ रही थी। ये जो है ना, ये हमारी बदकिस्मती है। एक तो देखिए फाइनेंशियल तौर पे हर बंदा परेशान है, और कराची में तो कुछ इसका ज़्यादा ही इफेक्ट है, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। अगर एक बंदा अपने 2 बच्चों को स्टेडियम लेकर आ रहा है, 250 रुपये की उनकी टिकट, 250 रुपये की उनकी टिकट, 1000 रुपये उनका खाना, और फिर आपको पता है ये जो पैदल आना है, अगर आप हसन स्क्वायर से स्टेडियम जाएंगे तो पैदल, डालमिया की तरफ से आएंगे तो पैदल। ये शटल सर्विस पता नहीं कहाँ से चल रही, मैंने नहीं देखी। मैं आज जब मैच शुरू हो रहा था तो मैं हसन स्क्वायर और इर्द गिर्द के रोडों का जायजा लेकर आ रहा था। पब्लिक बेचारी पैदल ही जा रही थी, कोई उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अगर कोई बाइक वाला जा रहा था तो वो जो है ना रॉन्ग साइड से जाकर चाइना ग्राउंड में बाइकें खड़ी कर रहे थे। तो ये चीज़ें जब तक आप ये सही नहीं करेंगे, पब्लिक को जो है आप ये सहूलतें नहीं देंगे, तो ये आप भूल जाएं। कराची के शायकीन बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं इससे बेहतर घर पे बैठकर ही मैच टीवी पर देख लिया जाए, ना कि स्टेडियम जाएं, टाइम भी ज़ाया करें और अपना पैसा भी ज़ाया करें, लेकिन वही परेशानियां, फैसिलिटीज ना मिले तो कोई फायदा क्या नहीं। कहेंगे इस हाँ, हवाले बिल्कुल सही बात यही है कि मिसमैनेजमेंट है। उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं हुई जिस तरीके से इसकी वनडे की पब्लिसिटी होनी चाहिए थी। कराची में मोटिवेशन नहीं किया गया, क्योंकि कराची के लोग जो है ना हर काम में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज अगर ये क्राउड नहीं है तो ये बड़ा मायूस कुन सूरत हाल है, और इस चीज़ को जो है ना इसका नोटिस लेना चाहिए इंतज़ामिया को। और जो बात इन्होंने कही कि नाक़िस इंतज़ामात, शटल सर्विस नहीं है, लोग इस शदीद गर्मी में पैदल इतनी दूर जाएं, तो जो आने वाले लोग हैं ना तो वो इत्तलात ले लेते हैं, हालात देखकर फिर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसको बेहतरीन जो है वो सर्विस देनी चाहिए, और कोशिश करें कि आगे के जो 2 मैचेस हैं उसमें मोटिवेट करें पब्लिक को। कोई होर्डिंग्स वगैरह ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ करें, अट्रैक्शन पैदा करें ताकि क्राउड आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो सूरत हाल यही रही कि बाहर की टीमें नहीं आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी जो और गुलफराज भाई शायकीन के लिए कोई चीज़ रख दें, आए टिकट लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन टिकटें हैं कि भाई हमने ये इनाम रखा शायकीन के लिए, कोई बाइक रखते हैं। इतनी स्पॉन्सर करने वाली कंपनियां हैं, कम से कम कोई अट्रैक्शन तो रखें, कोई गाड़ी तो नज़र आए, पब्लिक के लिए तो कुछ हो। ये चीज़ें हैं ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर आज ये हालात पैदा किए हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कंट्रोल किया हुआ है। और आपके सामने अब सूरत हाल मैच में फिर तब्दील हो गई और हमारी 5वीं विकेट चली गई है। बिल्कुल, सलमान अली आगा 246 रन पर आउट हो गए हैं गुलफराज अहमद खान साहब। अब शायद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि 260-70 के करीब पाकिस्तान की इनिंग सिमटती हुई नज़र आ रही है। अरे हमारे पास पीछे हैं, मैंने कहा ना कि हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी शादाब खान हैं, नवाज़ हैं, और उनसे भी हमें तवक्का है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। लेकिन 50 ओवर पूरे खेलें और कोशिश करें कि विकेट पे रुके जो भी बैट्समैन आए, क्योंकि ये जो शॉट था ये भी कोई इतना अच्छा नहीं था। लेकिन 239 रन की जो इनिंग अगर देख लें हम, तो जिस तरह सलमान अली आगा जो है 29 बॉल पर 31 रन बनाकर आउट हुए, थोड़ा सा उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की, लेकिन शायद विकेट ऐसी नहीं है, बॉल उनके बैट पर पूरा नहीं आ रहा। ये मसाइल तो बैटर्स को वहाँ पर दरपेश हुए। देखें, वो जो बात हमने शुरू में कही थी और डिस्कशन हो रहा था कि एक टारगेट अगर हम अचीव करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी आज के मैच में। अभी तक तो फिर हम मुश्किल में वापस आ गए। मतलब जो सूरत हाल थी कि हम 5 क्रॉस नहीं कर रहे थे, 5 क्रॉस करते थे, 5.5 रन तक भी हम नहीं जाते थे, तो अभी भी सिचुएशन वहीं के वहीं है। और अब ये तो ओवर्स रहे, लिमिटेड ओवर गए, अब इसमें तो 4 ओवर रह गए अभी तक, जो हमने 6 की एवरेज को टच की नहीं, 6 के ओवर को टच नहीं किया, एवरेज को 246 रन है इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है, और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब बैटिंग करने के लिए पाकिस्तान के स्पिनर्स मोहम्मद नवाज ग्राउंड पर आ गए। इस वक्त अब प्रोग्राम में टाइम कम है, तो जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलफराज अहमद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।